हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग वीकली करंट अफेयर्स में। आज हम देखेंगे 24 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और घटनाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कल के रहने योग्य शहर पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात राज्य में, और गुजरात के गांधीनगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के साथ साथ दुनिया भर से शहरी लीडर्स, चिकित्सक, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञ अपने अनुभव और विचार विमर्श के लिए इन लोगों को एक साथ लाया गया है। इस समिट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर के साथ करेंगे। अगला क्वेश्चन, कुर्रनकुलम परमाणु संयंत्र विस्तार के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है। तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच में इस परमाणु संयंत्र को स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसको कि रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ और फरवरी 2016 से कुर्रनकुलम एनपीपी की पहली ऊर्जा इकाई 1000 मेगावाट की ऊर्जा इकाई को प्रारंभ किया गया है। यदि हम इस कुर्रनकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में थोड़ा बहुत देखें तो यह भारत के तमिलनाडु प्रदेश के कुर्रनकुलम जिले में स्थित है। इस संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 से शुरू हुआ है और 13 जुलाई 2013 से यह चालू हुआ है। इस परमाणु संयंत्र में 6000 मेगावाट बिजली को स्थापित करने की क्षमता है और रूसी कंपनी एटमस्ट्रॉ एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के सहयोग से 6 VVIR रिएक्टर बनाए जाने की योजना है। और हर VVIR रिएक्टर की जो क्षमता होगी वो कितनी रहेगी, 1000 मेगावाट। इसको 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा, फेज 1 और फेज 2 में। इसके 2 फेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी के फेज इसके स्टार्ट होना बाकी है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रयास किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा। यह प्रोजेक्ट इस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यदि हम प्रयास का पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है प्रोमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। इसी को शॉर्ट में बोला गया है प्रयास। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारतीय विश्व मामलों की परिषद के बीच एक संयुक्त सहयोग है। इसका जो उद्देश्य है, भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा प्रदान करना है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में देखें तो यह एक UN की एजेंसी है। UN मतलब यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 6 दिसंबर 1951 को हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए इस एजेंसी की नियुक्ति की गई है। और इसके जो हाल ही में महानिदेशक हैं वो हैं एमी पोप। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो हाल ही में बीटा दानी को इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल किया गया है और इनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में संचालन समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और यह इस समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। बीटा दानी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनको कि हाल ही में ITTF में शामिल किया गया है। यदि हम इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो यह सभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के लिए एक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1926 में वायमोंडेम के विलियम हेनरी लॉज द्वारा की गई थी, जिसके 9 संस्थापक सदस्य थे। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, हंगरी, ब्रिटिश भारत, स्वीडन और
वेल्स। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है वह जनवरी 1926 में बर्लिन में आयोजित किया गया था और पहली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिसंबर 1926 में लंदन में आयोजित की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है और अभी हाल ही में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पेट्रा सॉलिंग। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अभी क्रॉम्पटन ग्रीव्स को वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। कंपनी ने अपने स्टोरेज वाटर हीटर के लिए वर्ष 2023 के लिए सबसे ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में यह उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जो ऊर्जा संरक्षण में असाधारण योगदान को उजागर करता है और यदि इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। और इसी से संबंधित प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन और पुरस्कारों का वितरण भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा किया जाता है। और यदि हम BEE की बात करें तो भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नासा और IBM के द्वारा विकसित AI टूल कौन सा है? तो अभी हाल ही में नासा और IBM ने मिलकर वाटसन X नाम का एक AI टूल विकसित किया है जो कि मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाला एक AI टूल है। इसमें उपयोगकर्ता को केवल एक स्थान और एक तारीख का चयन करने की आवश्यकता होगी और यह मॉडल बाढ़ के पानी, पुनर्वनीकरण प्रयासों और अन्य प्रासंगिक कारकों में परिवर्तन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा देगा और जो यह टूल है वह नासा के डेटाबेस का प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारत का जो पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है चंडीगढ़ में स्थापित किया है और 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया था। यह साइबर सुरक्षा केंद्र सेक्टर 18 में स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर कैंपस में बनाया गया है और इस केंद्र को सैन कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है और संचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान इसका जो मैनेजमेंट है वह DRDO देखेगा। अगला क्वेश्चन, R21 मैट्रिक्स M किस रोग के लिए विकसित वैक्सीन है? तो अभी हाल ही में मलेरिया के लिए एक नई वैक्सीन की खोज की गई है जिसका कि नाम रखा गया है R21 मैट्रिक्स M और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की रोकथाम के लिए इस वैक्सीन को अपनी सहमति प्रदान कर दी है और जो इसका विकास है वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और इससे पहले जो मलेरिया के लिए वैक्सीन यूज़ होती थी वह थी RTS-SAS-01 जो कि 2021 में विकसित की गई थी और सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना है जहां पर इस वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है 2014 से की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या कितनी कर दी है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी है। यह संख्या पहले कितनी थी? 3 थी, जिनको कि बढ़ाकर अभी कितना कर दिया है? 5 कर दिया है। यदि हम पहले की 3 श्रेणियों की बात करें तो इसमें पहली थी अंधापन और कम दृष्टि, दूसरी थी बहरापन और सुनने में कठिनाई होना, तीसरी थी सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित। ये 3 कैटेगरी थी पहले। अभी हाल ही में 2 और नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इनमें है ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी, और 5वां है हमारा खंड बहु दिव्यांगता। इन 2 श्रेणियों को भी दिव्यांगता श्रेणी में अभी केंद्र सरकार द्वारा जोड़ा गया है। तो अब कुल मिला के
दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 5। और दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में, ध्यान रखना, केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण कोटा 3 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4%। और शैक्षणिक संस्थानों में इसे 5% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, फीस्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इसरो द्वारा फीस्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और यह जो सॉफ्टवेयर है यह 3 श्रेणियों में उपलब्ध रहेगा। पहली रहेगी एकेडमिक, छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए। दूसरी कैटेगरी रहेगी प्रीमियम, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए। और तीसरी कैटेगरी रहेगी पेशेवर, सामान्य बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस अभियान 2023-24 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रजन सिंह ने निमोनिया से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। यदि हम सांस शब्द की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वह है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। इसको शॉर्ट में बोला गया है सांस। और जो इसका लक्ष्य है निमोनिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना है और इसके लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो अभी हाल ही में हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर को लॉन्च किया है और ये है बीरा मंगाई वेल्लू नाचियार। रानी वेल्लू नाचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी और यह रामनाथपुरम की राजकुमारी थी। तमिल लोग इन्हें वीर मंगई के नाम से जानते थे और इन्हीं को 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर बनाया गया है, जिनको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वह 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा और पहली बार इस यूथ गेम्स में स्क्वैश गेम को शामिल किया गया है। और यदि हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुई थी और वर्ष 2019 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और अभी तक इसके 5 संस्करण हो चुके हैं। पहला जो संस्करण है वह 2018 में हुआ था, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। इसमें जो विजेता राज्य था वह हरियाणा था और इसमें जो स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे वह थे 16 स्पोर्ट्स। इसके बाद 2019 में जिसका आयोजन पुणे में हुआ, इसमें महाराष्ट्र विजयी रहा। तीसरा आयोजन 2020 में हुआ, इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ और इसमें भी महाराष्ट्र राज्य ही विजयी रहा। 2021 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुए और यह पोस्टपोन होकर 4 जून 2022 से 13 जून 2022 के बीच में हुए और इनका जो आयोजन है पंचकुला हरियाणा में हुआ था और इसमें विजेता राज्य वह भी हरियाणा ही था। 5वें संस्करण का जो आयोजन है 2023 में मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ और इसमें जो विजयी राज्य रहा वह महाराष्ट्र था और इसमें जो स्पोर्ट्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 27। तो ये अभी तक हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पूरा इतिहास। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली थी और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और यदि हम बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की हम थीम की बात करें तो इसकी जो थीम थी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, यह इसकी थीम थी। और यदि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वह 1983 से की गई थी। अगला क्वेश्चन, डाकघर विधेयक 2023 किस अधिनियम के स्थान पर
लाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में राज्यसभा में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के स्थान पर डाकघर विधेयक 2023 को लाया गया है। यदि हम इसकी डाकघर विधेयक 2023 की मुख्य बातों की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला 1898 अधिनियम को निरस्त करना और नया विधेयक सरकार को पत्र संप्रेषण पर विशेष अधिकार नहीं देता है, जिससे डाक सेवाओं में अधिक लचीलेपन की अनुमति मिलती है। और महानिदेशक टैरिफ और डाक टिकट आपूर्ति को विनियमित करने के अधिकार के साथ भारतीय डाक की देखरेख करेंगे। तो ये इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। और यदि हम बात करें विश्व डाक दिवस, तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। और यदि हम 2023 की थीम की बात करें तो 2023 की थीम थी टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय डाक दिवस की, तो प्रतिवर्ष भारत में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है और 21 नवंबर 1947 को भारत में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। इस पर जय हिंद व इंडिया लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन, पेंटुया टैगोरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नई बैक्टीरिया पेंटुया टैगोरी की खोज की है। तो पेंटुया टैगोरी क्या है? एक बैक्टीरिया है और जो इसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है। और यह पहली बार है कि किसी जीवित जीव का नाम प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। विश्व भारती की अनुसंधान टीम ने झारखंड में स्थित झरिया कोयला खदानों की मिट्टी में पेंटुया टैगोरी बैक्टीरिया का पता लगाया। तो दोस्तों ये था 24 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 के बीच की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट और खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।